CH41 क्लिनिक की ओपनिंग। ग्रीन एरिया, ओम्स क्लिनिक ओपनिंग। ग्रीन एरिया में ओम का शानदार क्लिनिक बहुत ही बारीकी से बनाया गया था, लेकिन दिखने ये क्लिनिक कम एक छोटी सी अस्पताल ज्यादा दिख रही थी। क्लिनिक के साथ ही ओम की खास प्रकार की दवाइयों का स्टोर भी लगा हुआ था और साथ में अंदर ही दवाइयां बनाने के लिए सभी जरूरी सामान से भरा बड़ा सा हॉल भी बना था। क्लिनिक के अंदर लगी हुई तमाम मशीनें आज के जमाने की आधुनिक और तकनीकी मशीन लगी हुई थी। उसके साथ क्लिनिक की बनावट ही किसी बंगले के जैसी की गई थी और ग्रीन एरिया में बना वो क्लिनिक किसी बंगले से कम नहीं था। अगर वहां पर क्लिनिक के पेम्पलेट नहीं लगे होते तो कोई भी इंसान धोखा खा जाए कि वो कोई क्लिनिक नहीं बल्कि किसी का आलीशान बंगलो है, जहां पार्किंग की जगह, एक छोटा सा खूबसूरत गार्डन, बैठने के लिए जगह थी और बीच में एक छोटा फव्वारा भी लगा हुआ था। वहीं इन सब खूबसूरत नजारों के बीचों बीच क्लिनिक था और चारों ओर हरियाली थी। क्लिनिक से बड़ा तो उसका मैदान था। एकदम शांत और सुकून वाली जगह थी वो। वाकई ओम की जगह पर रखने की काबिलियत बड़ी कमाल की थी। क्लिनिक के बाहर गार्डन में ओपनिंग के मौके पे ओम की फैमिली, मेयर की फैमिली और काठवानी फैमिली और साथ ही सीमा वहां पर मौजूद थे। सभी लोग काफी खुशनुमा दिखाई दे रहे थे। वहीं सीमा, अंशिका और सौम्या सबको ड्रिंक सर्व कर रहे थे। मेयर और काठवानी खुशी के साथ ओम के पास ही बातें कर रहे थे। सच में बेटा ओम, वाकई तुम में अच्छी काबिलियत है जगह चुनने की और इस तरह के स्ट्रक्चर सोचने की। अपने हाथ में अपना ग्लास पकड़े हुए मेयर ओम की तारीफ करते हुए कहते हैं। हाँ ओम बेटे, मान गए तुम्हें, क्लिनिक से ज्यादा तो यह कोई बंगलो लगता है। उद्धरण चिन्ह। काठवानी भी अपने हाथ में ड्रिंक पकड़े हुए कहते हैं। यार ओम, हमारे पेरेंट्स को तुम अपनी काबिलियत से कितना इम्प्रेस करोगे। अरे हर रोज हमें सुबह शाम घर में तुमसे कंपेयर करते हैं ये लोग। आयुष ओम के कंधे पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहता है। अरे बिल्कुल करेंगे, आखिर ओम की काबिलियत ही कुछ ऐसी है, न सहते हुए भी नजर में आ ही जाती है। और बिल्कुल तुम लोगों को ओम से कुछ सीखना ही चाहिए। हंसते हुए मेयर बोलते हैं। नहीं नहीं सर, मुझे इतना भी शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने सिर्फ आइडिया दिया, बाकी सारा काम आयुष और अभय का ही है। उन्होंने ही मैंने जिस तरह से कहा उससे भी अच्छा क्लिनिक बनाकर मुझे दिया है। आपका भी तो मैं शुक्रगुजार हूँ, वरना मैं कहाँ क्लिनिक खोलने वाला था। ये सब आपकी ही तो मेहरबानी है। उद्धरण चिन्ह। ओम मुस्कुराते हुए सबसे कहता है। हाँ भाई, ये तो मानना पड़ेगा, बच्चों की मेहनत काबिले तारीफ है। क्यों सर? सामने से विजय उन सब की ओर आते हुए कहता है। हाँ भाई, बिल्कुल काबिले तारीफ है। मेयर भी हंसते हुए विजय को जवाब देते हैं। आप में से किसी को ड्रिंकर्स चाहिए जेंटलमैन? पीछे अंशिका अपने हाथ में ड्रिंकर्स का ट्रे लाते हुए कहती है। ओह माय गॉड, देखो तो जरा कठवानी, आज यहाँ कौन ड्रिंकर्स सर्व कर रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा है। मेयर हंसते हुए अंशिका को देखते हुए कहते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, आज तो मेरी बेटी जिम्मेदार बन गई है। अंशिका के पापा हंसते हुए कहते हैं। हाँ यार, तभी मैं सोचूं, ये ड्रिंक आज इतनी मधुर क्यों लग रही है। मेयर अंशिका को देखते हुए प्यार से कहते हैं। क्योंकि आज मेरी प्यारी बच्ची जो ड्रिंक्स दे रही है। हंसते हुए मेयर अपना खाली ग्लास अंशिका की ट्रे में रखकर एक दूसरा ग्लास उठाते हैं। अंशिका शर्माते हुए ओम को देखकर मुस्कुराती है। ये देख अंशिका थोड़ा हैरान हो जाती है। ओम अंशिका को खुद को देखता हुआ देख अपनी नजर फिरा लेता है। तो बेटा अब क्लिनिक ओपनिंग करे, मुहूर्त का टाइम बीता जा रहा है। मेयर ओम से कहते हैं। जी सर बिल्कुल, ओम मेयर को जवाब देते हुए कहता है और फिर सबको क्लिनिक के दरवाजे के पास बुलाते हुए कहता है। एवरीवन प्लीज इस तरफ आए, मैं चाहता हूं कि आप सब आज इस क्लिनिक के ओपनिंग की गवाही दे। तो प्लीज इस तरफ आ जाए। ओम की बात सुन वहां खड़े सभी लोग दरवाजे के पास आते हैं जहां पर रिबन बंधा हुआ था। सामने ओम खड़ा हुआ था। अगर आप सबको कोई दिक्कत ना हो तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। ओम सबसे मुस्कुराते हुए कहता है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आज तो तुम्हें कुछ कहना ही चाहिए। मेयर ओम को जवाब देते हुए कहते हैं। जी मेयर सर, शुक्रिया, और साथ ही मैं आपका और मी काठवानी, आप दोनों की फैमिली का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आज आपकी वजह से इस मुकाम पर हूं। ओम मुस्कुराते हुए कहता है। हमारी नहीं, तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ हैं तुम्हारे सामने। आयुष चिल्लाते हुए कहता है और सब हंसने लगते हैं। ओम भी मुस्कुरा देता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, आप सबका, जो भी आज यहाँ मेरे और मेरे परिवार की खुशियों के लिए हमारे साथ मौजूद है। मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। चाचा चाची और मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारा भी खास शुक्रिया जो तुमने मुझे इतना प्यार दिया। कहीं ना कहीं मेरी इस खुशी की वजह आप ही लोग हैं। वेल, मैं स्पीच देने में खास कुछ अच्छा नहीं हूं, पर कोशिश जरूरगा अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाने की। तो आज से 5.5 साल पहले मैं खुद से पूरी तरह हार चुका था, मानो टूट चुका था, और तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक आ भी पाऊंगा। पर एक कोशिश या एक आशा की किरण जिसने मुझे आज यहाँ पर खड़ा किया है। मैंने जिंदगी में कभी कोई दोस्त नहीं बनाए और आज आप सब मेरे लिए यहाँ खड़े हैं। ये क्लिनिक नहीं बल्कि असलियत में आप सब हैं मेरी असली सफलता। जिंदगी में बड़े कम लोग मिलते हैं जो दिल से किसी इंसान के साथ खड़े होते हैं या अपने अलावा किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं।
आप और मैं दोनों ही आज की दुनिया और आज के इंसान से अच्छी तरह से वाकिफ है और मैं बहुत खुश हूं कि आप सब मेरे साथ है। मेरे पास आपके लिए सिर्फ शब्द है और कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी क्लिनिक चालू तो हुआ नहीं, सब लोग इमोशनल होते हुए हंसने लगते हैं। सभी लोग ओम की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। आप सब जानते ही है क्या क्या हुआ है इन दिनों में, आप में से कोई भी इससे अनजान नहीं है, पर अब हम सब वो बातें और वही यादें भूल जाते हैं, हर कड़वाहट को पी लेते हैं। मैंने अपने माँ बाप को खोने के बाद कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने सारे लोगों को बीच इस तरह से कामयाबी की स्पीच दूंगा। स्पीच क्या, मैं तो किसी भी इंसान से बात तक नहीं कर पाता था। बचपन से जब से माँ पापा गुजरे बस दरवाजे पे बैठे रहता, उनकी याद में रोता रहता। छोटा था तो उम्मीद थी कि माँ पापा किसी भी तरह भगवान को मना के मेरे पास आ जाएंगे। इसी उम्मीद में मैं बस दरवाजे को खोले वही पड़ा रहता कि कब मम्मी पापा आएंगे और मेरे आंसू पोंछेंगे। पर वो नहीं आए। एक टाइम आया जब मैं बहुत डिप्रेशन रहने लगा। मैं अपने चाचा से मिला, फिर हम दोनों ने अपनी दूरियां मिटाई और आज मैं आप सब के सामने हंसता हुआ खड़ा हूँ। तो मेरी उम्मीद ने मुझे कभी धिक्का नहीं दिया। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे मम्मी पापा उस दिन इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं उन्हें ढूंढने नहीं निकला। जब निकला तो एक नहीं पर उन्होंने 3 उनके जैसे आदमी मेरी लाइफ में रख दिए। माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली चाची दी और बहनें दी और आप जैसा एक अच्छा इतना बड़ा परिवार दिया उन्होंने मुझे, और साथ ही आप जैसे मेरी चिंता करने वाले दोस्त दिए। इसलिए आसमान की ओर देख शुक्रिया मम्मी पापा। ओम अपनी बात करते करते शांत हो जाता है। वहां खड़ा हर शख्स ओम की बात सुन उसके लिए इमोशनल था। उनकी फीलिंग्स ओम के साथ थी। वो ओम की हालत को समझ रहे थे। वहां खड़े हर इंसान की आंख में उस वक्त आंसू था। अंशिका की आंख से तो आंसू बहे ही जा रहे थे। वो मानो ओम का दर्द महसूस कर पा रही थी। वहां मौजूद हर इंसान ओम को शांत करना चाहता था, पर ओम की बातों को भी सुनना चाहता था। वो सब इंतजार में थे कि अब आगे क्या होगा। CH42 दिल की बात। मैं जानता हूं आप सबको मेरी बातें कुछ बेतुकी सी लग रही होगी शायद, पर आप सब नहीं जानते कि आप जैसे सच्चे दोस्त मेरे लिए मेरी लाइफ में क्या मायने रखते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया करता हूं और एक बात का आप सबको वादा करता हूं कि जब भी आप लोगों को अपने जीवन में मेरी हेल्प की जरूरत होगी उस वक्त एक सच्चे दोस्त की तरह मैं वहां आपके साथ खड़ा रहूंगा। इतना कह ओम सबकी ओर देखता है। ओम के चुप होते ही सामने खड़ा हर एक इंसान तालियां बजाने लगता है। भले ही उस वक्त उस जगह भीड़ बहुत कम थी, पर वो तालियां 100 लोगों की तालियों के बराबर बज रही थी। सभी लोग ओम की स्पीच से काफी प्रभावित थे। वहां खड़ा हर इंसान अपने मन में ओम के लिए खुश था और उसका हमदर्द भी था। आखिर वो सब जानते थे कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। बस तो अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा और आप लोगों को ज्यादा बोर नया करते हुए अब मैं अपने चाचा मी मेयर और मी कठवानी को यहाँ बुलाऊंगा और गुजारिश करूंगा कि आप अपनी इस क्लिनिक की ओपनिंग रिबन को अपने हाथों से काटे और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने इस काम से ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊं। शुक्रिया एवरीवन। उद्धरण चिन्ह। इतना कह ओम चुप हो जाता है। उसके बाद विजय, मेयर और मी काठवानी वहां आते हैं और क्लिनिक के बाहर लटकी उस रिंग को मिलकर काटते हैं। रिबन के काटते ही वहां फिर से तालियों का शोर सुनाई देता है। आइए मी, ओम अब अपनी क्लिनिक का दरवाजा खोलिए। रिबन कट चुकी है। मेयर खुश होकर मुस्कुराते हुए ओम से कहते हैं, जी नहीं सर, ये शुभ काम मैं अपनी माँ यानी अपनी चाची के हाथों से करवाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि इस क्लिनिक में पहले कदम मेरी चाची के पड़े। आखिर शुभ लक्ष्मी के कदम हमेशा ही शुभ होते हैं। अपनी चाची की ओर देखते हुए ओम अपनी बात कहता है। ये बात सुन सब ओम की चाची को देखते हैं। शारदा आंख में खुशी के आंसू लिए क्लिनिक के दरवाजे की ओर आगे बढ़ती है। सच में मैं धन्य हो गई जो तुम जैसा बेटा मुझे मिला है, और साथ ही दुखी भी हूँ कि आखिर तुमने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। उद्धरण चिन्ह। बीच में ओम के पास रुकते हुए शारदा आंखों में आंसू लिए ओम को कहती है। उसके बाद ओम अपनी चाची का हाथ पकड़कर उसे क्लिनिक के दरवाजे तक ले जाता है और शारदा हल्के से धक्के के साथ क्लिनिक का दरवाजा खोल देती है और अपना दाहिना पैर आगे रखती है और सीधे क्लिनिक में घुस जाती है। उसी के पीछे पीछे सब अंदर आते हैं। अंदर से क्लिनिक बहुत ही शानदार दिख रहा था, जहां हर किस्म के इलाज के लिए आधुनिक मशीन्स लगी हुई थी। पीने के लिए ठंडा और गर्म पानी चारों ओर ऐसी लगे हुए थे। साथ ही बड़ा सा रिसेप्शन हॉल था। सामने ही बड़ा सा टेबल था और हर जगह LED टीवी दीवारों पर रखे हुए थे और एडवांस साउंड सिस्टम भी लगा हुआ था। सभी रूम कांच की दीवारों के थे। साथ ही अंदर कई सारे विभाग भी थे। बढ़िया सा वॉशरूम था और दोनों ही माले पे रेस्ट रूम की व्यवस्था भी थी और ओम के लिए वहां अलग से आराम के लिए बड़े बड़े रूम थे। साथ ही उसके लिए बड़े से ऑफिस भी उन्हीं रूम से जुड़े हुए थे, जहां उसके लिए सोफे, टेबल और अपना अलग किचन भी था। किसी 5 स्टार होटल की तरह सजा हुआ था वहां सब कुछ। सिंपल शब्दों में ओम का वो क्लिनिक किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। तो मी, ओम आप किसी को यहाँ जॉब पर भी रखेंगे ना? आयुष ओम की पीठ थपथपाते हुए उससे पूछते हुए कहता है। हाँ बिल्कुल, मैं अकेला थोड़े ही ये सब संभाल पाऊंगा, पर फिलहाल तो सब कुछ अकेले ही देखूंगा, क्योंकि अभी शुरुआत है और कोई पेशेंट भी नहीं है। ओम मुस्कुराते हुए कहता है।
मैं तो चाहता हूँ कि अभय कंपनी का अभी चल रहा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर तुम्हारे पास तुम्हारे उनके कंस्ट्रक्शन को सीखे, जिससे कि हम भी उस तरह के कंस्ट्रक्शन अपनी कंपनी में बना पाए, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। मुझे वाकई खुशी हुई जब मैंने सुना कि कैसे तुमने मिसेस शाह की स्किन प्रॉब्लम को बखूबी हैंडल किया। सच में तुम्हारी नॉलेज काबिले तारीफ है। उद्धरण चिन्ह। पीछे से काठवानी आते हुए ओम से कहता है, जी सर, मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है, अब जब चाहे आ जाए। मैं अभी को जरूर कंस्ट्रक्शन बनाना सिखाऊंगा। ओम हंसते हुए मी काठवानी से कहता है, ठीक है, तो मैं वैसे भी अभी तो परमार फैमिली के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, अगले 10 दिनों के बाद ज्वाइन कर लूंगा। अभय भी मुस्कुराकर अपनी बात कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारे लिए इस जगह के दरवाजे हमेशा ही खुले हैं। ओम भी उससे कहता है। कुछ देर बाद सब अपने अपने काम को लौट जाते हैं। अब क्लिनिक में बस ओम अकेला ही बच गया था। ओम उस वक्त क्लिनिक में सारा सामान सेट कर रहा होता है, तभी से एक अनजाने नंबर से कॉल आता है। ओम स्क्रीन पर अनजान नंबर देख सोच में पड़ जाता है, फिर कॉल उठा लेता है। हेलो, ओम स्पीकिंग, आप कौन बोल रहे हैं? ओम कॉल उठाकर कहता है, हेलो मी, ओम मैं मिसेस शाह बोल रही हूँ, याद तो हूँ ना मैं आपको? सामने से एक लेडी की आवाज आती है। ओ हा शाह बेकस, हाँ आप याद है मुझे, बताए कैसे याद किया मुझे? ओम कहता है, वो आपने जो फेस कंस्ट्रक्शन क्रीम बनाई थी, वो खत्म हो चुकी है और मेरी कुछ दोस्तों को भी वो क्रीम चाहिए थी, तो मैंने सोचा चलो आपसे ही पूछ लेती हूँ कि क्या आप वैसी ही थोड़ी और क्रीम हमें सेल कर सकते हैं। मिसेस शाह अपने घर में अपने बेड पर फोन में ओम से बात करते हुए दिखाई देती है। जी मैम, आप बस मुझे बता दीजिए आपको कितनी क्रीम्स चाहिए, मैं आपको बना दूंगा, और आज आप मेरी फर्स्ट कस्टमर है तो आपको डिस्काउंट भी दूंगा। ओम खुश होकर कहता है, अरे वाह, तो मैं आपको सारी डिटेल्स कुछ ही देर में आपको मैसेज करती हूँ, आप मुझे बता देना कितना अमाउंट हुआ। ओके, मैं आपको ट्रांसफर करवा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। मिसेस शाह खुश होते हुए कहती है, ओके मिसेस शाह, जैसा आपको ठीक लगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कह ओम कॉल कट कर देता है। अच्छा चलो, कोई काम तो आया आज के दिन। इतना कह अभी ओम वहां से अपने ऑफिस की ओर जा ही रहा था कि तभी ओम के क्लिनिक पे उसका पहला पेशेंट आता है। हेलो, कोई है यहाँ पर? डॉक्टर, मुझे अपने पेट की तकलीफ का इलाज करवाना है। एक बुढ़ा सा आदमी लाठी के सहारे अंदर आते हुए कहता है, जी मुझे भी अपने कब्ज की प्रॉब्लम का इलाज करवाना था। उसी के पीछे एक और आदमी आते हुए कहता है। उन दोनों के मुंह से ये सुन ओम बड़ा खुश हो जाता है और खुश होकर कहता है, जी सर आए आप मेरे पीछे, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। इतना कह ओम उन दोनों को ट्रीटमेंट रूम की ओर ले जाता है। CH44 पीस क्लिनिक। इस तरफ सुप्रिया अपने हाथ में अपना मोबाइल पकड़े क्लिनिक के अंदर एंटर कर चुकी थी। वहां पर उसे कई सारे पेशेंट्स दिखाई देते हैं। ये देख वो मुस्कुराने लगती है और अपने आप से कहती है, क्या बात है मी, ओम का धंधा तो उड़ पड़ा। मैं पहले से ही जानती थी इस बंदे में कोई खास बात तो जरूर है। लेकिन मी, ओम है कहाँ, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे? इतना कह सुप्रिया चारों ओर एक नजर दौड़ाती है। हर तरफ नजर रखते हुए सुप्रिया आगे बढ़ती है, तभी उसकी नजर एक पेशेंट का इलाज कर रहे ओम पर जाती है। उसे देख सुप्रिया बस उसे देखती रह जाती है। वो वापस से खुद से बात करते हुए कहती है, हाय यार, कोई इतना अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है, देखो काम करते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है ये लड़का, मन कर रहा जोर से गले लगा लूं। उफ ये सोना मुंडा, हाँ मुझे भी तुम्हारा ही बनना है, आ जाओ मुझे अपनी बाहों में ले लो। किसी आदमी की आवाज आती है। लेकिन सुप्रिया अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी आंखों के सामने उसे ओम के सिवा और कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसे होश ही नहीं था कि कौन क्या बोल रहा था। जैसे वो सपने में हो उस तरह से वो उस आदमी की बात सुन खुश हो जाती है। खुश होते हुए वो बोलती है, देखा, मुझे पता था ओम, तुम भी मुझे चाहते हो, मैं भी जानती थी। इतना कह वो अपने होठ आगे करती है और अपने सामने खड़े ओम को किस करने की कोशिश करती है। हाँ आ जाओ, मुझे चूम लो, मैं पूरा तुम्हारा ही हूँ प्यारी लड़की। फिर सामने से किसी आदमी की आवाज आती है, क्या प्यारी लड़की। चौंकते हुए सुप्रिया अपने ख्यालों में से बाहर निकलती है और अपने सामने देखती है कि एक बुढ़ा आदमी सुप्रिया के सामने, बिल्कुल सुप्रिया के सामने, अपनी आंखें बंद किए और अपने होठों को सुप्रिया के पास लाता हुआ खड़ा था। सुप्रिया उसे देख चौंक जाती है और गुस्से से चिल्ला देती है, आ बदतमीज बुढ़े, कौन हो तुम? चिल्लाते हुए सुप्रिया गुस्से के साथ कहती है। बुढ़ा भी अपनी आंखें खोलता है और दांत बाहर दिखाते हुए हंसने लगता है। उसके मुंह में सिर्फ 2 ही दांत बचे थे और वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुमने ही तो मुझे अपना राजकुमार बनाया है। इतना कह और फिर वापस से अपने होठों से पाउच करते हुए और सुप्रिया की ओर अपना मुंह आगे करते हुए कहता है, आ जाओ, मुझे प्यार से चुम्मा दे दो, आ जाओ। अरे बुढ़े, अपनी उम्र का लिहाज करो, वरना ऐसे चमाट मारूंगी कि मुंह में बचे 2 दांत भी नहीं बचेंगे। चिल्लाते हुए सुप्रिया गुस्से से कहती है, मैं तो अपने रास्ते ही जा रहा था, तुम ही थी वो जिसने मुझे रोका और मुझे देख मुझ पे फिदा होकर बातें करने लगी। वहां से आगे जाते हुए वो बुढ़ा कहता है, लगता है बुढ़ा पिया हुआ है। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ भी। बुढ़े को जाते हुए देख सुप्रिया गुस्से से कहती है,
अरे मिस सुप्रिया आप यहाँ। हैरानी से सुप्रिया को देखते हुए ओम डेंटिस्ट रूम के बाहर आते हुए कहता है। सुप्रिया अपने सामने अचानक से ओम को देख थोड़ा हड़बड़ा जाती है और नर्वस होते हुए हंसती है। अरे जल्दी चलाओ यार, अगर इसी तरह गाड़ी चलाई तूने तो परसों पहुंचेंगे क्लिनिक। तब तक पता नहीं मेरे ओम के साथ वो डायन सुप्रिया क्या क्या कर चुकी होगी, जल्दी करो सीमू प्लीज। उद्धरण चिन्ह। चिंता भरे भाव से अंशिका कार चला रही सीमा से कहती है। अरे इतनी स्पीड से तो चला रही हूँ, अब क्या कार को हवा में उड़ाओ। चिढ़ते हुए सीमा जवाब देती है। तू गाड़ी रोक ला, मैं चला लेती हूँ। अंशिका जल्दबाजी करते हुए कहती है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रह, भूल गई उस दिन क्या हुआ था। तब भी तू ओम के प्यारे ख्यालों में थी और अभी जल्दबाजी में अगर तू गाड़ी चलाएगी तो सीधा भगवान की क्लिनिक पहुंच जाएंगे। सीमा आगे रास्ते की तरफ देखते हुए कहती है। हाय मेरा भोला ओम, पता नहीं कैसी बातें कर रही होंगी वो चुड़ैल सुप्रिया। अंशिका चिंता करते हुए और सीमा की बात को बिल्कुल ही नजरअंदाज करते हुए कहती है। अरे यार बस भी कर ले, कितना ओम ओम करेगी। उद्धरण चिन्ह। अंशिका को पगलाया हुआ देख सीमा हैरानी से कहती है। वो मैमी, ओम आपकी हेल्प करने को आई थी यहाँ। मैंने सोचा आप बेचारे अकेले हैं तो कैसे इतने सारे पेशेंट को संभाल पाएंगे, तो सोचा मैं आपकी मदद करने आ जाऊं तो बस आ गई। मुस्कुराते हुए और हड़बड़ाते सुप्रिया कहती है। हाँ वो तो आपने सही कहा मिस सुप्रिया, लेकिन आपको कैसे पता कि यहाँ इतने ज्यादा पेशेंट है। हैरानी के साथ ओम सुप्रिया से पूछता है। ओम का सवाल सुन वापस से सुप्रिया थोड़ी घबरा जाती है। फिर जल्दी से कुछ सोचते हुए कहती है। अरे कैसे पता, मतलब सारे अखबारों में आप ही छाए हुए हो और अगर न भी होते तो मुझे आपकी काबिलियत पर यकीन है, तो आपका काम तो चलना ही था। ओम की तारीफ करते हुए सुप्रिया कहती है। शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छी है मिस सुप्रिया। मुस्कुराते हुए ओम कहता है। लेकिन मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ पेशेंट को, आपको तकलीफ नहीं दूंगा। अरे नहीं मी ओम, इसमें तकलीफ की क्या बात है और आप मुझे मिस कहकर मत बुलाए, सिर्फ सुप्रिया कहिए। अब तो हम दोस्त हैं ना, तो ये फॉर्मेलिटीज अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी लड़कियों को मिस सुनना इतना अच्छा भी नहीं लगता। ओम के पास आते हुए सुप्रिया बोलती है। इस तरफ अंशिका और सीमा भी क्लिनिक तक पहुंच चुकी थी और अपनी कार ओम के क्लिनिक के पार्किंग में पार्क करती है और बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही उन दोनों की नजर ओम की क्लिनिक के ऊपर लगे क्लिनिक के नाम पर पड़ी। ओम ने अपनी क्लिनिक का नाम रख दिया है मतलब, और लोगो भी लगवा दिया, अच्छी बात है। सीमा क्लिनिक पर लगा लोगो देख मुस्कुराते हुए कहती है। अंशिका भी लोगों को ही देख रही। ओम ने बड़े अक्षरों में पीसक्लिनिक नाम लिखवाया था जो रात को चमकता भी था। अंशिका भी उसे देख बहुत खुश होती है और मुस्कुराते हुए बोलती है। बिल्कुल उसी के स्वभाव जैसा शांत नाम है, पीस क्लिनिक। अरे जल्दी चल वरना सुप्रिया का प्रभाव हो जाएगा तेरे ओम के ऊपर। सीमा अंशिका को कहती है और इतना कह वो जल्दी से ओम के क्लिनिक की बिल्डिंग की ओर तेजी से जाने लगते हैं। दोनों ही बहुत घबराई हुई लग रही थी। हे यारो, जाते वक्त रिव्यू देना मत भूलना। कमेंट करते जाओ यार, कैसी है स्टोरी बताओ मुझे। ठीक है फिर मजे करना। CH45 उफ ये लड़कियां। मी ओम आप कितने मेहनतू है, आप सच में एक प्योर हॉटेड इंसान है। कॉरिडोर में मस्का लगाते हुए सुप्रिया ओम से कहती है। जी शुक्रिया। ओम थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। चलिए नामी ओम, मुझे दिखाए ना आप काम कैसे करते हैं, क्या पता मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं। सुप्रिया ओम का हाथ पकड़ते हुए चेकअप रूम की ओर हल्का सा धक्का लगाते हुए कहती है। मिस सुप्रिया प्लीज आप जरा मेरा हाथ छोड़िए, यहाँ कई सारे पेशेंट हैं, वे ये सब देख कुछ गलत सोच लेंगे। प्लीज आप जरा को ऑपरेट कीजिए। अपना हाथ सुप्रिया के हाथों से छुड़ाते हुए ओम कहता है। अभी उन दोनों को के बीच इस तरह ही नोक जोक चल ही रही थी कि तभी ओम की नजर एंट्रेंस की ओर जाती है जहां पर सीमा और अंशिका दोनों ही अपनी आंखें फाड़ते हुए खड़ी थी। अरे मिस सीमा, मिस अंशिका आप दोनों यहाँ। उन दोनों को देखते हुए ओम कहता है। ओम हल्का सा खुश भी हो जाता है, आखिर उसकी जान सुप्रिया से जो छूटी थी। अंशिका और सीमा उस वक्त सुप्रिया और ओम को ही देख रहे थे। सुप्रिया उन दोनों को यहाँ देख जल्दी से अपना हाथ ओम से दूर कर लेती है और घूरते हुए अंशिका और सीमा को देखती है। कबाब में हड्डी आ गई, दोनों चिपकलियां। फुसफुसाते हुए सुप्रिया अपने आप से कहती है। लेकिन उसकी फुसफुसाहट ओम सुन लेता है और अपनी हंसी को छिपाता है। कहीं न कहीं ओम सुप्रिया के इस स्वभाव से वाकिफ था और वो जानता भी था कि सुप्रिया उसकी यहाँ कौन सी मदद करने के लिए आए है। इसी वजह से वो अचानक ही सही वक्त पर सीमा और अंशिका को क्लिनिक में देख वो भी रिलैक्स फील कर रहा था, पर अभी वो समझ नहीं पा रहा था कि वो दोनों यहाँ आए किस लिए है। ऊपर से वो दोनों अब भी यूं ही शांत खड़ी थी। हेलो अंशिका जी, सीमा जी आप यहाँ कैसे? एक बार फिर ओम उन दोनों से वही सवाल पूछता है। उसकी बात सुन अंशिका और सीमा वापस से होश में आ जाती है। लेकिन उनके पास अभी ओम के सवाल का जवाब नहीं था। वो दोनों थोड़ा नर्वस हो जाती है। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है और अंशिका फट से बोलती है। वो क्या है नामी? ओम ये सीमा के नेक में थोड़ा पेन हो रहा था तो बस उसे चेक करवाने ही आए थे। सीमा शोक के साथ अंशिका को देखती है।
एंड वैसे भी मैं फ्री थी तो सोचा आप वैसे भी अकेले हैं यहाँ क्लिनिक पर तो कितना काम कर पाएंगे तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे हम लोग आपको। क्यों सीमा? इतना कह अंशिका सीमा की ओर देखती है और आंखों से इशारा करती है। ओम को अपने सामने देखता हुए देख सीमा भी हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल अंशिका सच कह रही है। फिर अपनी गर्दन को पीछे से सहलाते हुए, पता नहीं ओम क्या हुआ है, कल से गर्दन थोड़ा पेन कर रही है तो सोचा तुम्हें दिखा दूं। ओके आ जाओ चेक करता हूं मैं, मुस्कुराते हुए ओम कहता है। हालांकि उसे अंशिका की वो हेल्प वाली बात सुनी सुनी लग रही थी। वो अंशिका और सुप्रिया दोनों के ही मुंह से एक ही जवाब सुन काफी कंफ्यूज लग रहा था। वैसे पता नहीं था कि सुप्रिया तुमसे भी यही मुलाकात हो जाएगी। तिरछी नजरों के साथ सुप्रिया को देखते हुए सीमा कहती है, अरे मिस सुप्रिया भी आज यहाँ मेरी हेल्प करने ही आई है, सच में आप सब कितनी अच्छी है। थैंक यू लेडीज। उद्धरण चिन्ह। ओम सरकास्टिक में मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ आखिर मैं मी ओम की एक अच्छी दोस्त हूँ तो उनकी हेल्प करना मेरा फर्ज है, क्यों मी? ओम सही कहा ना मैंने। उद्धरण चिन्ह। अंशिका और सीमा को एक टक देखते हुए सुप्रिया ओम से पूछती है, हाँ हाँ मिस सुप्रिया आप थोड़े ही कुछ गलत कह सकती है। ओके बाद में बात करेंगे, पहले आओ सीमा तुम्हारा इलाज करते हैं। आप दोनों प्लीज यही वेट कीजिए, तब तक मैं सीमा का चेकअप कर देता हूँ। ओम इतना कह चेकअप रूम में जाने लगता है। और हाँ आप लोग मेरी ऑफिस में वेट कीजिए, वहां आपके कॉम्फर्ट की सारी सुविधाएं हैं, थोड़ा फ्री फील कीजिए। उद्धरण चिन्ह। जाते जाते ओम अंशिका और सुप्रिया से कहता है, इस छिपकली को अच्छे से संभालना हा। इतना कह सीमा भी ओम के पीछे पीछे चल देती है। तो तुम्हें कब से नेक में दर्द हो रहा है सीमा, ठीक से बताओगी जरा? सीमा को चेकअप चेयर पर बिठाते हुए ओम सीमा से पूछता है। कल रात से ओम अचानक ही दर्द होने लगा, अब पता नहीं क्यों। मुस्कुराते हुए और अपनी गर्दन को सहलाते हुए सीमा ओम से कहती है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हुआ है तुम्हारी गर्दन को, तुम आराम से बैठो। ओम अपने ग्लोव्स पहनते हुए कहता है। इस तरफ अंशिका और सुप्रिया दोनों ही ओम की लग्जरी ऑफिस में पहुंच चुकी थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो सुप्रिया? जरा सच सच बताना, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रिया काठवानी यही किसी क्लिनिक में काम करती है। उद्धरण चिन्ह। अंशिका ओम के टेबल के पास खड़े हुए सुप्रिया से पूछती है, ओह अच्छा मैं यहाँ वह करने आई हूँ अंशिका जो तुम यहाँ करने आए हो। सोफे पर बैठे हुए सुप्रिया मुस्कुराते हुए अंशिका से कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा जो मैं करने आई हूँ से? चौंकते हुए अंशिका सुप्रिया से पूछती है, मी ओम की मदद। अंशिका तुम यही तो करने आए हो ना यहाँ, या कुछ और बात है? उद्धरण चिन्ह। अंशिका को उसी की जाल में फंसाने की कोशिश करते हुए सुप्रिया कहती है, तुम्ही ने अभी बाहर कहा ना कि तुम यहाँ मी ओम की हेल्प करने आए हो, तो मैं भी उसी के लिए आई हूँ। या तुम्हारा और कोई इरादा है? सुप्रिया को इस तरह से चालाकी भारी बातें करते देख अंशिका थोड़ा चिढ़ जाती है और सुप्रिया के बगल में आकर बैठ जाती है। अच्छा तो तुम ओम की हेल्प के लिए आए हो, क्यों? जरा बताओगी किस तरह से हेल्प करोगी तुम उसकी? अंशिका भी सुप्रिया को फंसाने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। आज के दिन उनकी नस बनके सिंपली तरह से जवाब देते हुए सुप्रिया कहती है, अच्छा तुमने कभी नस का काम किया भी है, पता भी है ये काम कैसे करते हैं? अंशिका जानती थी सुप्रिया ने कभी ऐसा काम नहीं किया था और ना ही वो इस तरह का काम कर सकती थी, इसलिए वो उसे फंसाते हुए अपना जाल फेंकती है। मानो सुप्रिया अंशिका के जाल में फंस ही गई थी, क्योंकि अंशिका के सवाल सुनब वो भी थोड़ा हड़बड़ा गई थी। वो जानती थी कि अंशिका बचपन से उसे जानती है और उसकी सारी आदतों को भी, इसीलिए वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रही थी। वो मैं सीख लूंगी। हड़बड़ाते हुए सुप्रिया कहती है, लेकिन तुम क्यों ये सीखना चाहती हो सुप्रिया? अंशिका एक सरकास्टिक स्माइल के साथ सुप्रिया से पूछती है। अंशिका का सवाल सुन अब सुप्रिया ज्यादा नर्वस हो गई थी। देखते हैं अंशिका और सुप्रिया की ये तकरार का क्या अंत आता है। और दूसरी तरफ चुलबुली सी सीमा ओम के साथ अकेले है, कहीं कोई नई मुसीबत मिल न जाए। CH46 एक ओम दो लड़कियां। देखकर लगता नहीं कि तुम्हारी गर्दन में कुछ हुआ होगा, बिल्कुल सही तो लग रही है तुम्हारी गर्दन सीमा। उद्धरण चिन्ह। मुस्कुराते हुए और सीमा की गर्दन को चेक करते हुए ओम कहता है, तो मुझे अपना चेकअप करवाने का झूठा शौक है क्या? सीमा भी फट से जवाब देती है, मेरा मतलब वो नहीं था सीमा, मैं बस कह रहा हूँ कि कोई खास बात नहीं है, शायद तुमने अपनी गर्दन को जोर से घुमाया होगा इसीलिए हल्की सी मोच है। मुस्कुराते हुए ओम सीमा को समझाता है, तुम सच में बहुत बदल गए हो। स्कूल में तुम एकदम शांत और मायूस रहने वाले लड़के थे, हम सब तुम्हें चंपू कहकर ही बुलाते थे, याद है ना तुम्हें? ओम को काम करते देख मुस्कुराते और थोड़ा नर्वस होते हुए सीमा कहती है, हाँ याद है, मैं किसी से बात तक नहीं कर पाता था और न कोई दोस्त बना पाता था मैं। ओम भी उसका साथ देते हुए कहता है, हाँ लेकिन मुझे दुख है उस चीज के लिए जो नहीं होनी चाहिए थी तब। चेहरे पर मायूसी के साथ सीमा बोलती है, कोई बात नहीं, कुछ चीजें हमें बेहतर बनाती है, इसीलिए होनी भी जरूरी है। और अब इसमें हम दोनों ही कुछ नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ओम अपना काम करते हुए कहता है,
वैसे अंशिका भी अब बदल चुकी है, जिस तरह की वो स्कूल में थी अब वैसी नहीं है। सीमा अंशिका के बारे में बात करते हुए कहती है। हम अच्छी बात है। ओम जवाब देते हुए कहता है। भले ही तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ भी हो बट वो सच में उतनी बुरी भी नहीं है जितना तुम उसे मानते हो। जब से उसने तुम्हारी आत्महत्या के ताने सुने हैं, सच में वो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। यहाँ तक कि रात को उसे सिर्फ तुम्हारी मौत के सपने आते। वो दिल की बुरी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि लोगों की बातों में जल्दी आ जाती है, पर दिल उसका भी तुम्हारी तरह ही साफ है ओम। सीमा गंभीर आवाज में कहती है। वो अभी भी आगे कुछ कहना चाहती ही थी कि तभी ओम बीच में ही बोल उठता है। हो गया। सीमा चौंक जाती है और पूछती है। क्या हो गया ओम? तुम्हारा इलाज? सीमा, मैंने तुम्हारी गर्दन पे हल्की सी मालिश की और वो अब ठीक हो गया। तुम हिला के देख सकती हो। मुस्कुराते हुए ओम कहता है। सीमा अपनी गर्दन हिलाती है और खुश होते हुए कहती है। हाँ ओम, सच कह रहे हो, अब तो मुझे जरा भी दर्द नहीं हो रहा। शुक्रिया डॉक्टर। ओम, कोई बात नहीं सीमा, अब आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ टैबलेट्स दे देता हूँ, ठीक है? इतना कह ओम टेबल की ओर जाने लगता है। मैं अंशिका नहीं हूँ ओम, तुम मुझे बातों से भटका नहीं सकते, याद है ना? सीमा चेकअप चेयर से उतरकर गंभीर होते हुए कहती है। वो तुमसे प्यार करती है, वो भी सच्चा प्यार। पागल हो रही है वो तुमसे वापस मिलकर। यहाँ भी वो तुम्हें सुप्रिया की हरकतों से तुम्हें बचाने आई है। अपनी आवाज में थोड़ी नाराजगी लाते हुए सीमा कहती है। ये सुन ओम वही रुक जाता है। इस तरफ सुप्रिया भी अंशिका की बातों का जवाब देने में हिचकिचा रही थी। जैसे जैसे वो अंशिका को जवाब देती और ज्यादा अंशिका की बातों में फंसती जा रही थी। फिर अंत में उसके सवाल जवाब से थककर वो इरिटेट होकर कहती है। बस भी करो अंशिका, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, जब भी मैं ओम के करीब जाती हूँ तुम कबाब में हड्डी बन जाती हो। और मैं क्या गलत कर रही हूँ बताओ मुझे, और तुम क्यों इतने सवाल जवाब कर रही हो? हाँ, मैं ओम को पसंद करती हूँ तो उनसे मिलने आ गई यहाँ। तो अब तुम क्यों इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही हो? हम मेरी लाइफ के डिसीजन लेने वाली या मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली तू होती कौन हो? हाँ सुप्रिया, ये सुप्रिया वो मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ तुम्हें उससे क्या? उद्धरण चिन्ह। नाराजगी और गुस्से से सुप्रिया अंशिका को जवाब देती है। सुप्रिया की बात सुन अंशिका थोड़ा शॉक हो जाती है और थोड़ा गुस्सा भी हो जाती है। आखिर ओम के बारे में तुम जानती ही क्या हो? हाँ, जैसा वो बाहर से दिखता है तुम्हें पता भी है वो अंदर से कैसा है। वो किस तरह का इंसान है तुम्हें पता भी है ये। अंशिका गुस्से के साथ कहती है। तो आप बताओ किस तरह का इंसान है वो? उद्धरण चिन्ह। दरवाजे के पास से किसी आदमी की आवाज आती है। सुप्रिया और अंशिका दोनों ही वो आवाज सुन शोक हो जाती है। दोनों दरवाजे की ओर देखती है, जहां देख वो और ज्यादा शोक हो जाती है। वहां पर ओम और सीमा खड़े थे। सीमा घबराई सी दिख रही थी और ओम अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के खड़ा था। जब चेकअप रूम में सीमा ने उससे कहा कि अंशिका तुमसे प्यार करती है, ओम वही रुक गया। वो जानता था कि अंशिका के मन में उसके लिए कुछ है, पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इस तरह से पता चलेगा। पर वो इतनी जल्दी अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। अभी तो उसका करियर स्टार्ट हुआ है। अगर अभी से वो इन मामलों में पढ़ने लगे तो उसका करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ बात अंशिका की थी, तो अभी उसने पास्ट में जो किया वो भी ओम भूल नहीं पाया था। ऐसे में ये सब ओम इस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो तुरंत ही सीमा को इस बारे में बात न करने को कहकर उसे दवाई देता है और फिर सीमा को लेकर सुप्रिया और अंशिका के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहां पर आते हैं, वो दोनों देखते हैं कि वहां पर उसे लेकर नोकझोंक हो रही है। ओम देख रहा था कि दोनों लड़कियां फ्रस्ट्रेट थी। ओम को दरवाजे पर देख सुप्रिया और अंशिका दोनों ही घबरा गई। उन दोनों को ही अंदाज आ गया था कि उसने उन दोनों की बहस सुन ली थी। उन दोनों की हालत इस वक्त बलि के बकरियों जैसी थी। अब बस देरी थी तो ओम को उन दोनों को काटने की। अब उन दोनों का ही भांडा ओम के सामने फूट चुका था। ओम बस उन दोनों को ही बिना किसी हाव भाव से देख रहा था। अब देखना है ओम का क्या रिएक्शन होता है इस पर। CH-47 सीमा, तुमने ये क्या कर दिया? तुम ही बताओ मिस अंशिका की मैं कैसा हूँ? ओम ऑफिस के अंदर आते हुए कहता है। अंशिका अब और ज्यादा घबरा चुकी थी। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसके मन में डर बैठ गया था। मेरा इससे कोई बुरा मतलब नहीं था ओम, मैं तो बस। अंशिका हिचकिचाते हुए कहती है। तभी सुप्रिया अपना चेहरा बेचारा बनाते हुए कहती है। ओम, मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बस कीजिए मिस सुप्रिया आप भी। उन दोनों की ही बात को बीच में काटते हुए ओम नाराजगी के साथ कहता है। उससे गुस्से में देख सीमा, सुप्रिया और अंशिका तीनों ही घबरा जाती है। आप लोग अब बच्चियां नहीं हैं, थोड़ी तो मेच्योर बन जाए प्लीज। मेरे पास आपकी दिल की फीलिंग्स के लिए कोई भी वक्त नहीं है और इन सब के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मेरी लाइफ बड़ी मेहनत से ट्रैक पर आई है। आप लोग प्लीज मुझे बख्श दीजिए प्लीज। आप लोग बच्चों की तरह यहाँ आती है और मुझे मेरे काम के वक्त परेशान करती है। क्या आपको लगता है कि इससे मैं आपसे इंप्रेस हो जाऊंगा? बेहतर होगा प्लीज ये सब बंद कीजिए, मुझे मेरे काम के साथ अकेले रहने दीजिए। मैं आपको एक अच्छे दोस्त के अलावा और कुछ नहीं मानता, न ही कुछ सोचता हूँ इस बारे में।
ओम अपनी बात करते हुए थोड़ा नाराजगी के साथ कहता है। अब सुप्रिया भी जान चुकी थी कि ओम ने उसकी बात भी सुन ली थी, तो छिपाने का कोई फायदा तो था भी नहीं। वो बिना हिचकिचाए हुए बोल उठती है। बट मी, ओम ई रियली लाइक यू। उद्धरण चिन्ह। प्लीज मिस सुप्रिया, आप मेरे लिए फिलहाल मेरी एक अच्छी दोस्त ही है और अगर आप इसी जिद पे रही तो मुझे नहीं लगता हम दोस्त भी रह पाएंगे। तो मुझे परेशान ना करे और प्लीज यू मे लीव नाउ। ओम आधे से ही उसकी बात को रोकते हुए कहता है। इतना सुन चौंकते हुए और एक नाराजगी के साथ सुप्रिया वहां से तुरंत चली जाती है। और सीमा ने बताया मुझे तुम्हारे मन में क्या है? ओम अंशिका को देखते हुए कहता है। अंशिका ये सुन थोड़ा शॉक हो जाती है और गुमसुम खड़ी सीमा की ओर देखती है। तुम्हारे दिल में जो भी है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पास्ट में जो तुमने मेरे साथ किया इसलिए नहीं बट इसलिए कि मेरे लिए इस वक्त उन बातों का कोई मोल नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे इस तरह आके डिस्टर्ब करें। मेरे पास अभी करने को काम है। एंड डोंट वरी, मैं पास्ट के लिए आपको कब का माफ कर चुका हूं। तो प्लीज अपने मन में कोई भी गलत फहमी मत पालिए और मुझे अपना करियर बनाने दीजिए प्लीज। मेरे पास बाप की बनाई को जायदाद नहीं, तो आपको समझना चाहिए कि मेरा ध्यान इस वक्त किन चीजों पर होना चाहिए। तो प्लीज ज्यादा देर मुझे डिस्टर्ब ना करते हुए आप भी अब यहाँ से जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। ओम अपनी बात कहता है। उनकी बात सुन बिना कुछ कहे सीमा और अंशिका दोनों ही वहां से जल्दी से चले जाते हैं। बाहर निकलते ही बिना बात किए सीमा और अंशिका अपनी कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। बेशक वो दोनों कुछ नहीं बोल रही थी लेकिन उनके चेहरे उनका हाल पूरी तरह से बयां कर रहे थे। वे दोनों ही बड़ी उदास लग रही थी। ओम उन दोनों को विंडो से जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर जरा से भी कोई इमोशन नहीं दिख रहे थे। सुप्रिया कब की वहां से चली गई थी। इस तरफ कार को सीमा ड्राइव कर रही थी और अंशिका बिना कुछ बोले बस मायूस चेहरे के साथ कार में बैठी हुई थी। सीमा बार बार अंशिका को देखे जा रही थी पर अंशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अंशु भूल जा यार वो सब, वो बेचारा भी काम में था और हमने ही उसे डिस्टर्ब किया था तो वो गुस्सा तो होता ही ना। भूल जा यार वो सब। उसकी बातें भी तो सच्ची है ना कि हमारी तरह उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ खास अच्छा भी नहीं है और हम दोनों तो उसकी हालत पहले कैसी थी उससे भी तो वाकिफ है ना। उद्धरण चिन्ह। सीमा अंशिका को समझाते हुए कहती है। जैसे ही सीमा ने ये बात कही उसने देखा कि अंशिका की आंखों से आंसू बहना चालू हो गया। सीमा ने तुरंत ही कार को साइड में कर रोक दिया और अंशिका को कहने लगी। अरे अंशु यार क्या हुआ, भूल जा यार, ऐसे रोते नहीं। उसकी मर्जी भी तो मैटर करती है ना। उद्धरण चिन्ह। इतना कह सीमा अंशिका को गले लगा लेती है और अंशिका उससे लिपट कर रोने ही लगती है। इस तरफ सुप्रिया भी अपनी कार में जा रही थी। वो बहुत ही नाराज लग रही थी। कुछ खूबियां क्या है खुद में मुझ पे इतराता है। सुप्रिया को रिजेक्ट कर दिया उसने। गुस्से में सुप्रिया अपने आप से ही बात करते हुए ड्राइव कर रही थी। चेहरा क्या अच्छा है तो मुझे एटीट्यूड दिखाएगा, अरे तुम जैसे बहुत को मैं यूं करके फंसा लूं और तुम हो कि मुझे रिजेक्ट करते हो। गुस्से में सुप्री या कुछ भी बकी जा रही थी। कुछ ही देर में उसका गुस्सा शांत होने लगता है। लेकिन गलती भी तो मेरी ही थी, मैंने ही उसे काम के वक्त डिस्टर्ब किया था। वो बेचारा तो अपनी जगह ही था और उसने हमारी कितनी हेल्प भी तो की है। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ यही सही रहेगा, मैं उससे माफी मांगने के लिए कुछ अच्छा सा करती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा। इतना कह वो तेजी से कार को चलाने लगती है। अचानक से ही उसके चेहरे पर चमक छा गई थी। इस तरफ ओम अपने काम में वापस लग चुका था। तभी उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है पर ओम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन कुछ ही पल में बाहर से आ रही आवाजें ज्यादा आने लगती है। अब ओम को ना चाहते हुए भी अपना ध्यान उस ओर लगाना ही पड़ा। ओम उन आवाजों को सुन सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके क्लिनिक के पास ऐसी क्या आवाजें आ रही है जो उसको काम नहीं करने नहीं दे रही। अब आखिर ये शोर कैसा है। खुद से इतना कह ओम अपनी ऑफिस से बाहर निकलता है और फिर शोर की ओर जाते हुए क्लिनिक से बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था शोर साफ साफ सुनाई दे रहा था। उसे किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। CH48 डॉक्टर जोसफ। डॉक्टर ओम हाय हाय, डॉक्टर ओम हाय हाय। क्लिनिक के गेट पर कुछ लोगों का झुंड ओम के खिलाफ नारे लगा रहा था। ओम अपने क्लिनिक के गेट पर ये सब हरकतें देखते हुए आ रहा था। कुछ लोगों की भीड़ ओम को उनकी ओर आता देख और जोर जोर से नारे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। वे सभी लोग ओम को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। क्या है ये सब, किस बात पे ये नारे लगा रहे हो आप सब? अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के साथ ओम बोलता है। क्योंकि मैंने कहा। गेट की दीवार के साइड में सूट बूट पहने हुए खड़ा एक आदमी बोलता है। वो ओम के क्लिनिक के दीवार के सहारे वहां पर खड़े खड़े सिगरेट पी रहा था और हवा में धुआं उड़ाए जा रहा था। उसी की बगल में एक बटला आदमी खड़ा था जो अपने हाथ में मोबाइल लिए खड़ा था। आपकी तारीफ जनाब। उद्धरण चिन्ह। ओम उस आदमी को देखते हुए कहता है। ये है इस शहर के मशहूर डॉक्टर विनोद जोसफ। उस आदमी के बगल में खड़ा बटला गर्व करते हुए बोलता है। और ये सब करने की वजह? अपने चेहरे पर बिना कोई हाव भाव दिखाए ओम उस बटले से पूछता है।
ऐसी अच्छी जगह पर एक नौसिखिया डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है इसलिए। जोसेफ अपनी सिगरेट से धुआं उड़ाते हुए कहता है। और ये किसने कहा? मुस्कुराहट के साथ ओम कहता है। मैंने कहा, और मैं जो कहता हूँ वही पत्थर की लकीर होती है बच्चे। ऊंची आवाज में जोसेफ बोलता है। और अरे तुम सब क्यों खड़े हो? नारे रुकने नहीं चाहिए। बटला आदमी नारे लगाने वाले झुंड से कहता है। उसके इतना कहते ही वापस से डॉक्टर ओम हाय हाय के नारे वापस से शुरू हो जाते हैं। महाशय, क्या आप साफ साफ बताएंगे आखिर इन सब का मतलब क्या है? मी जोसेफ अपनी आवाज में एक अजीब सी टोन लाते हुए ओम पूछता है। मतलब सिर्फ इतना कि ये इलाका विकसित है तो यहाँ तुम जैसे डॉक्टर्स नहीं रह सकते, इसलिए अपनी दुकान बंद करो और चलते बनो यहाँ से। मी जोसेफ चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहता है। तुम जैसों की औकात नहीं है यहाँ पर काम करने की, समझे बच्चे? उद्धरण चिन्ह। और अगर नहीं गया तो? जोसेफ की बात सुन ओम कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। तो हम निकाल देंगे, समझा छोकरे? झुंड में सबसे आगे खड़ा आदमी कहता है। मी जोसेफ चलकर ओम के सामने आता है और अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ ओम को देखता है। फिर धीरे से बोलता है। सिंघानिया से पंगा लेने का अंजाम अब तुझे पता चलेगा। बच्चे, सुना है बहुत पर निकल आए हैं तेरे, काटने का वक्त आ गया है अब। और है कौन बे तू? हाँ, ना नाम ना पहचान और बन गया यहाँ का दीवान। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन ओम मुस्कुराता है और कहता है। अच्छा है, ख्वाब अच्छे देखते हो दिन में भी। ओम की बात सुन मी जोसेफ हंसते हैं और फिर अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं। सिंघानिया सच कह रहा था, बहुत अकड़ है तुझमें, पर कोई बात नहीं, उतर जाएगी। इतना कह जोसेफ अपने झुंड की ओर देखता है, जिसमें कुछ आम आदमी लग रहे थे और कुछ हटे कट्ठे गुंडे भी दिख रहे थे। क्या आप चाहते हैं कि हम सब का इलाज, हमारे मासूम बच्चों का इलाज इस जैसा एक नौसिखिया इंसान करे, जिसके पास कोई डिग्री है भी या नहीं किसे पता? क्या इस जैसा एक बेकार इंसान हमारे फूल जैसे बच्चों का इलाज करेगा? बताइए, क्या आप चाहते हैं ये? ऊंची आवाज करते हुए जोसेफ वहां खड़े लोगों को भड़काता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, निकल जाओ यहां से, हमें तुम्हारे जैसे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। भीड़ में से कुछ लोग जोसेफ का साथ देते हुए बोलते हैं और बाकी सब भी उसका साथ देते हुए हमें चीखते हैं। ओम शांति से ये सब देख रहा था। फिर ऊंची आवाज में वो बोलता है। ठीक है, माना आप सब ने जो भी कहा सच है, पर इसका फैसला कौन करेगा? अबे ए बच्चे, ये कोई रेस नहीं जिसका फैसला हो, यहाँ जो जनता ने कहा वही फैसला होता है, समझे? बटला आदमी कहता है। अरे इससे बात क्या करनी, इसको मार के फिर इसके क्लिनिक की सारी चीजें तोड़ दो, फिर कहाँ जाएगा ये साला? उद्धरण चिन्ह। भीड़ में सबसे आगे खड़ा एक हट्टा कट्टा आदमी चिल्लाते हुए कहता है। उसकी बात सुनते ही ओम अचानक से ही सीरियस हो जाता है और उस आदमी को देखने लगता है। अरे देख क्या रहे हो, छोड़ना मत इसको और इसकी क्लिनिक को। सबसे आगे खड़ा वो आदमी कहता है। वही साइड में खड़ा जोसेफ मुस्कुरा रहा था। उस आदमी का इशारा मिलते ही झुंड में से कई लोग ओम को मारने के लिए दौड़ने लगते हैं और ये सब देख मन ही मन जोसेफ बहुत खुश हो रहा था। उसका वो बटला आदमी उसके पास आता है और जोसेफ को सिगरेट देते हुए कहता है। बॉस, ये काम तो सोचा उससे भी आसानी से हो गया। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, कुछ ज्यादा ही बोल रहा था सिंघानिया इस लड़के के बारे में। अब सिंघानिया खुश हो जाएगा और मेरे और उसके संबंध अच्छे हो जाएंगे। खुश होते हुए जोसेफ कहता है। उसके बाद सिंघानिया से इस क्लिनिक को गिफ्ट में लूंगा। सिगरेट का कश लेते हुए जोसेफ कहता है। जी सर, वैसे भी उसे मारने वाले लोग सिंघानिया के आदमी ही है। उद्धरण चिन्ह। खुशी के साथ बटला भी कहता था। बात ऐस बढ़ी ये थी कि जोसेफ का प्लान लोगों को ओम के खिलाफ भड़काना था, लेकिन सिंघानिया को खुश करने के लिए वो ओम को सबक भी सिखाना चाहता था, इसलिए उसने उस भीड़ में अपने आदमियों को रखा और उन्हीं से नारे बुलवाए और अब वही लोग ओम को पीटने जा रहे थे। इस वजह से जोसेफ और बटला खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें ओम के बारे में कहाँ कुछ पता था कि ओम कितना ज्यादा ताकतवर था। उन्हें कहाँ पता था कि उनकी ये खुशी कुछ पल भर की ही है, या फिर अब की बार ओम ही पल भर का मेहमान है। CH-49 नमोस का फल। एक तरफ ओम अपनी और अपने क्लिनिक की ओर आ रहे उन गुंडों को देख रहा था और वही दूसरी ओर जोसेफ और वो बटला ये नजारा देख खुश हुए जा रहे थे। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि उनकी खुशी गहरे शौक में बदल गई। जैसे ही एक आदमी ओम से 2 फीट की दूरी पर था, अचानक ही अकेले अकेले ही वो आदमी जमीन पर धम के साथ गिर पड़ा। उसके गिरते ही जोसेफ और बटला चौंक गए और अपनी जगह से थोड़ा हिल गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उनकी नजरों के सामने आखिर हुआ तो हुआ क्या। न उन्होंने ओम को हिलते हुए देखा और न ही कुछ और हरकत होते हुए, तो फिर वो आदमी अपने आप गिर गया क्या? ओम की ओर खड़े दूसरे सारे आदमी भी उस गिरे हुए आदमी को हैरानी के साथ देख रहे थे। तभी सभी की नजर सामने खड़े ओम पर पड़ती है। ओम को देख वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की हलचल के बगैर ही ओम अपनी जगह से उस गिरे हुए आदमी के एकदम पीछे आ गया था। ये देख वहां खड़े सभी लोग एकदम से सुन्न हो जाते हैं। तुम आखिर वहां कैसे आए? जोसेफ चौंकते हुए कहता है। बटला तो अभी भी एक गहरे शौक में दिख रहा था।
ओम जोसेफ की बात सुन हल्का सा मुस्कुराता है और बिना कुछ बोले वो एकदम से आगे बढ़ता है। उसके एक कदम आगे बढ़ते ही वो इतना तेज हो गया था कि मानो वो गायब ही हो गया था। 1 मिनट से भी कम वक्त में ओम की तरफ बढ़ा हर एक आदमी अचानक से ही जमीन पर ढेर हो जा रहा था और ओम तो किसी की नजरों में तक नहीं आ रहा था। जोसेफ और बटले को तो समझ तक नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हो तो हो क्या रहा था, और वो दोनों अभी कुछ भी और समझ पाते उससे पहले तो ओम एकदम से जोसेफ की आंखों के एकदम सामने खड़ा था। ओम को खुद के इतने पास खड़ा देख जोसेफ के शरीर से मानो एक पल के लिए उसकी रूह ही कांप गई हो। जोसेफ अब हिलने तक के काबिल नहीं था। वही बटला ओम को वहां खड़ा देख धीरे से आगे बढ़ उसके आदमियों की हालत देखता है और अपने आदमियों को जमीन पर पड़ा देख उसके गले से भी पानी सूख जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लगता है अब तुम्हें ही अपना काम खुद से करना पड़ेगा, तुम्हारे आदमियों को नींद आ गई है। जोसेफ के सामने खड़ा ओम बिना किसी हाव भाव के साथ बोलता है। तू गलत आदमी से पंगे ले रहा है, मुझे अगर हाथ भी लगाया ना बड़ा पछताएगा। थोड़ा अक्ल दौड़ा और मुझसे दूर हो जा। ओम को अपने सामने बिना किसी हाव भाव के देख जोसेफ हिचकिचाते हुए बोलता है। तुझे लगता है तू अब भी मुझे धमकी देने के काबिल है? जोसेफ की बात सुन ओम मुस्कुराते हुए कहता है। सिंघानिया तुझे छोड़ेगा नहीं, तू जानता नहीं बच्चे की सिंघानिया किस तूफान का नाम है। बटला भी सिंघानिया का डर ओम को बताने की कोशिश करता है। बटले को देख ओम मुस्कुराता है और बोलता है। अच्छा ऐसा है तो सिंघानिया के कहने पर यहाँ आए हो, लगता है उसने तुम्हें बताया नहीं कि क्यों वो मेरी जान का दुश्मन है। गलती कर रहा है तू, अपना सामान बांध और निकल जा इधर से। जोसेफ भी थोड़ा रोब में आके कहता है। ए छपड़गजू, पहले मेरी बात सुन, मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो तारीफ करो, न लगे तो अपना काम करो, पर बीच में आने की गलती मत करो। और बात रही तेरे बाप की, उसको जाके बोल मैं अपने दम पे आगे बढ़ रहा हूँ, तो डर का तो सवाल ही नहीं, बोल उसको मैं किसी से डरता नहीं। जीतने आएंगे, जैसे भी आएंगे इसी तरह नींद में वापस जाएंगे। ओम सीरियस आवाज में जोसेफ की आंख में आंख डालकर कहता है। ओम की बात सुन उस बटले और जोसेफ दोनों की ही रूह कांप जाती है। वो दोनों कुछ भी बोले बिना वहां से जा रहे थे कि तभी अचानक कहीं से एक छोटा बच्चा खून से भरा हुआ एक लारी में किसी आदमी को लेकर वहां आता है। वहां आते ही सीधे वो रोते हुए बोलता है। कोई कोई मेरे पिताजी का इलाज कर दो, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। जोसेफ भी अपनी कार का दरवाजा वापस से बंद करता है और उस बच्चे के पास आने लगता है। ओम उस बच्चे के पास आता है और उस बच्चे के पास बैठकर बोलता है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे पिताजी की ऐसी हालत कैसे हुई? बच्चा रोते हुए कहता है। वो भैया, हम बहुत गरीब लोग हैं, मुझे सुबह से भूख लगी थी तो बाबा मेरे लिए खाना ढूंढने गए थे। बहुत देर तक भी वो वापस नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने चला गया और कुछ ही दूरी पर बाबा मुझे खून की उल्टियां करते हुए नजर आए और उनके पास ये खाया हुआ फल था। इतना कह बच्चा अपनी जेब से खाया हुआ एक काला फल निकाल कर कहता है, जिसे देख जोसेफ और बटला दोनों ही चौंक जाते हैं। ये तो जहरीला नेमोस का फल है, भूल जाओ बच्चे, अपने पापा को इनका बचना अब मुमकिन नहीं। उद्धरण चिन्ह। फल को देखते हुए जोसेफ हंसते हुए बच्चे सा ए कहता है। लेकिन ओम तुरंत ही लारी पे लेटे उस आदमी के पास जाता है और उसकी कमीज फाड़कर उसकी बॉडी को देखता है, जहां पर जगह जगह काली नशे उसके शरीर में नजर आने लगी थी। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम इसका इलाज कर पाओगे? ओम का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हुए जोसेफ बोलता है और बटले के सामने देख हंसता है। अभी तक गए नहीं या बिना मार खाए जाने का मन नहीं? ओम बिना जोसेफ की ओर देखे अपना काम करते हुए कहता है। ओम की बात सुन जोसेफ थोड़ा चिढ़ जाता है और बोलता है। अब तो जाना नहीं है, देखता हूँ कि कैसे तुम इस आदमी को बचाते हो, आज लोगों को पता चल ही जाएगा कि कितने झूठे डॉक्टर हो तुम बच्चे। नमोस के फल को खाया इंसान आज तक ठीक होने के केसेस सिर्फ कुछ ही है और तुम जैसा नौसिखिया इंसान इस आदमी को कंस्ट्रक्शन कर देगा, हो मजाक है क्या? CH50 आंशिका वापस। अगर तुम इस इंसान को अब मरने से बचा लो तो मैं पूरे शहर के सामने मान लूंगा कि तू सबसे बेस्ट डॉक्टर है। एक अजीब सी स्माइल के साथ बात करते हुए जोसेफ ओम से कहता है। लेकिन ओम का ध्यान उन चीजों में था ही नहीं। ये देख जोसेफ अपने साथ आए उस बटले आदमी को कुछ इशारे से समझाता है और जोसेफ के इशारे को समझते हुए बटला सीधे वहां खड़े लोगों के पास जाकर जोर से बोलता है। हाँ तो मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं कि नामोस के फल का जहर कितना खतरनाक है और उसे खाने से हमारा क्या हासिल होता है। कुछ ही देर में ये सज्जन सीधा स्वर्ग जाने वाले हैं और ये महाशय डॉक्टर ओम कह रहे हैं कि वो इन्हें बचा सकते हैं। ये आखिर इस छोटे मासूम और प्यारे बच्चे को झूठ बोलकर फंसाना नहीं तो और क्या है? बोलो भाइयों, मैंने सही कहा कि नहीं? इतना कह बटला चुप हो जाता है और जोसेफ की ओर देखते हुए मुस्कुराता है। जोसेफ का पूरा ध्यान अब ओम पर था। वो अच्छी तरह से जानता था कि नामोस का वो जहरीला फल खाने से इंसान सिर्फ मौत का वारिस ही रहता है, क्योंकि अब तक उस चीज की कोई दवाई बनी ही नहीं थी। अब तो उसे पूरा यकीन था कि ओम पूरी तरह से हारने वाला है। जोसेफ को अब सिर्फ इतना देखना था कि ओम अब इस चक्रव्यूह से कैसे बचेगा। उसकी नजरों में ओम अब सच में एक फ्रॉड डॉक्टर था, क्योंकि वो उस चीज का इलाज करना चाहता था जिसका कोई इलाज बना ही नहीं था।
उसे लगा कि अब ओम को अपनी हार माननी ही होगी, इसी वजह से जोसेफ के चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आ चुकी थी। वो बस ओम को देखते हुए यही सोच रहा था कि लड़के अब तू कैसे बचेगा, तूने तो अपने ही पैरों पे खुद से ही कुल्हाड़ी मार दी, अब बच के दिखा। उद्धरण चिन्ह। ओम मानो जैसे जोसेफ का मन पड़ चुका था और वो जानता भी था कि जब तक ये आदमी चुप नहीं रहेगा और इस वजह से वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगा, इसी वजह से ओम तुरंत ही अपनी जेब से एक पेपर निकलता है और पेन से उस पर अपनी साइन कर देता है और फिर उसे सबको दिखाते हुए कहता है, ये ब्लैंक पेपर है जिसमें मैंने साइन किया है। अगर इन सज्जन का इलाज मैं नहीं कर पाया या इन्हें इस चीज से राहत नहीं दिला पाया तो ये पेपर मैं जोसेफ को आप लोगों के सामने दे दूंगा और इस पे वो जो चाहे लिख सकता है, मुझे मंजूर है। उद्धरण चिन्ह। ओम के अचानक से इस तरह का कदम उठाने के बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था और ओम के इस फैसले से वहां खड़ा हर कोई अब इस बात से चौंका हुआ था। जोसेफ की तो आंखें फटी पड़ी थी क्योंकि उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि ओम इस तरह का कदम उठा सकता है, पर कहीं न कहीं वो जानता था कि नामोस के फल का इलाज है ही नहीं, तो ओम की इस चीज से वो बहुत ही खुश हो गया और उसने भी तुरंत ही ये बात मान ली। ओम तुरंत ही उस सज्जन को स्ट्रेचर पे लिटा के अंदर क्लिनिक में ले गया। अंदर जाते ही उसने सर्जरी रूम में अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस सज्जन के शरीर पर हाथ रखा और अपनी आत्मीय ताकत से शरीर के अंदर फैलते हुए जहर को ओम महसूस करने लगा। जहर धीरे धीरे उस इंसान के पूरे शरीर में फैल चुका था। अब उस आदमी को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ओम ने तुरंत ही अपनी आंखें खोली। इस तरफ जोसेफ और वो बटला बहुत ही खुश थे। सर, ये आदमी जितना ताकतवर लगता है उतना ही बेवकूफ भी है, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी इसने तो। बटला खुश होते हुए जोसेफ को कहता है, अरे लालू, ये लड़के का तो मैं वो हासिल करूंगा कि इसके पूरे खानदान को रास्ते पर भीख मांगता कर दूंगा। इसका वो साइन किया कोरा कागज हाथ में आते ही देख तू कैसे इसे इस शहर की सड़कों पे फटे कपड़ों में घूमता हूँ। आखिर जोसेफ भी एक तूफान का नाम है जिससे इस लड़के ने गलत पंगा ले लिया है। उद्धरण चिन्ह। एक खुन्नस के साथ जोसेफ कहता है और वापस से अपनी पाइप पीने लगता है। इस तरफ ओम के हाथ चमक रहे थे और अपने दोनों हाथों से वजन देते हुए वो उस मरीज के शरीर में हाथ इधर से उधर फैला रहा था। उसकी आंखें बंद थी पर हाथ काम पर थे। धीरे धीरे उस आदमी के पेट पर हल्का सा पर्पल रंग का गोला दिखने लगता है, मानो वहां कोई जामुनी रंग का पानी उसके शरीर में जमा हो रहा हो। जैसे ही वो गोला वहां दिखता है, ओम तुरंत ही अपनी लकड़ी की सुइयां लेता है और उस आदमी के पेट पर उस गोले के आसपास चुभाकर रख देता है। धीरे धीरे वो स्टिक्स भी पर्पल होने लगती है और उस आदमी के शरीर में वो इकट्ठा हुआ वो गोला धीरे धीरे छोटा होने लगता है। जैसे ही वो सारी स्टिक्स जामुनी हो जाती है, ओम उस आदमी के पेट पर हल्का सा अपना हाथ कुछ पॉइंट्स पर दबाता है और तुरंत ही उस आदमी के मुंह के पास एक बकेट रख देता है। कुछ ही पल में वो आदमी जामुनी रंग की उल्टी करता है। जैसे ही वो आदमी उल्टी करता है, वो सके चेहरे का ग्लो वापस से आने लगता है और तभी ओम तुरंत ही उसके मुंह में 2 टैबलेट डालता है और पानी पिला देता है। इस तरफ क्लिनिक के बाहर एक कार आती है और खड़ी रहती है, जिसमें से मेयर और अंशिका बाहर निकलते हैं। वो दोनों देखते हैं कि क्लिनिक के बाहर बहुत बड़ी भीड़ खड़ी थी और कुछ लोग तो मार खाए हुए भी खड़े थे। अरे यहाँ हो क्या रहा है, आखिर ये भीड़ क्यों खड़ी है यहाँ? ओम कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? मेयर कार का दरवाजा बंद करते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोलते हैं। अंशिका भी डर के हाव भाव के साथ कार का दरवाजा बंद करती है और दोनों आगे बढ़ते हैं। अभी वो दोनों 2 कदम ही चले थे कि तभी अचानक से बटले की नजर मेयर और अंशिका पर जाती है। उन पर नजर जाते ही बटला एकदम से घबरा जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओम द अननोन मैन की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।